ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज अपना एक तो टारगेट क्या था डिस्कशन का हमारा, डब्ल्यूपी की एक्सरसाइज थी जितना मुझे याद है, एम आई राइट? सर आज का पासवर्ड कुछ किंगडम ऑफ बहरेन से रिलेटेड था। नहीं, आज का पासवर्ड क्या था? वॉयजर था ना? वॉयजर, वॉयजर रखा था ना? हाँ, तो वॉयजर नहीं पता क्या आपको? वॉयजर नहीं पता? हाँ, वॉयजर है ना, आज के दिन इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ था। एक स्पेस प्रोब था वॉयजर, वॉयजर 2 नाम का, जो वॉयजर 1 वॉयजर 2 दो स्पेस प्रोब थे। वॉयजर 2 जो था वो है ना पहला मेन मेड कुछ चीजें, कुछ आइटम था, कुछ मेन मेड चीज थी जो इंटरस्टेलर स्पेस में गया था, अपने सोलर सिस्टम से बाहर गया था। और अपने जितने भी प्लेनेट्स है ना, सबके आसपास वो रिवॉल्व करके फिर गया था। सब प्लेनेट्स के आसपास उसने फोटोज लिए थे, फोटोज सेंड करे थे हमें। तो प्लूटो, नेपच्यून, इन सबके आसपास से पास होके इंटरस्टेलर स्पेस में गया था। पहला मेन मेड चीज थी, और आज के दिन ही वो इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ था। और इंटरस्टेलर स्पेस के साथ साथ उसने आज 2-3 फोटोग्राफ भी लिए थे। शायद आई थिंक सबसे लास्ट जो प्लेनेट है नेपच्यून, उसकी फोटोग्राफ भी आज के दिन ही भेजी थी। ठीक है? हाँ, तो बहुत सारी चीजें थी वॉयजर से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीजें थी आज। आपने लिनक्स सुना है? लिनक्स क्या होता है? LINUX, लिनक्स। लिनक्स पता है क्या? हाँ, हाँ। तो जो लिनक्स है ना, ओपन ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर्स को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? जो कंप्यूटर को सारा मैनेज करते हैं, एक तरह से सारे रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। तो अधिकतर अपने इंडिया में अपन लोग विंडोज यूज करते हैं। विंडोज के अलावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है मैकिंटोश, जो एप्पल के कंप्यूटर में होता है, जिसको मैक ओएस भी बोलते हैं। तो मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके उसके अलावा एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सब तो प्रोप्राइटरी है, विंडोज आपको खरीदना पड़ता है। और जो मैकिंटोश है वो एप्पल के साथ प्री बिल्ड ही आता है, वो दूसरे किसी लैपटॉप में चलता नहीं। ठीक है? तो जो एक फ्री वाला सॉफ्टवेयर आता है वो लिनक्स नाम का सॉफ्टवेयर, वो आज के दिन है ना वर्ल्ड वाइड अनाउंस हुआ था। अनाउंस आज के दिन हुआ था, और आई थिंक सितंबर में, अभी कुछ दिन बाद जाके सितंबर में वो लॉन्च हो गया था 1991 में। तो उस समय पहला फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिला था वर्ल्ड को, आज के दिन अनाउंस हुआ था वो। ठीक है? यस सर। तो आपका है भी तो इतना महंगा, तो देंगे तो सही ना? मतलब अच्छा, एप्पल है भी तो इतना महंगा। हाँ, हाँ यार, एप्पल वाला तो अलग ही चीज चलती है, उनका तो पूरा इकोसिस्टम अलग चलाते हैं वो। उनका उनकी हर चीज अलग तरीके से करना पड़ती है। मतलब मैं कॉलेज में था, मैंने गलती से एप्पल ले लिया था, तो मेरे को बहुत परेशान होना पड़ा था। मतलब मैक लैपटॉप जो होता है ना, मतलब हर सॉफ्टवेयर यार उसमें अलग आता है, हर चीज करने का तरीका ही अलग होता है। नॉर्मल चीजें जो मेरे फ्रेंड लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं, मेरे को उल्टे तरीके से करना पड़ती थी, तो बहुत बहुत अजीब लगता था। तो चलो वो तो छोड़ो। और एक और चीज थी आज। आज सिर्फ ये दो चीज नहीं थी, एक और बड़ी चीज थी आज। जितना मुझे याद आ रहा है, आज ही के दिन आई थिंक 1609, जो भी साल था, साल आई थिंक मैं सही याद नहीं रख पा रहा हूँ, गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप को बताया था लोगों को। उन्होंने टेलीस्कोप का प्रेजेंटेशन दिया था। टेलीस्कोप पहली बार गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप बनाया था। आप जब 12th में आएंगे तो अपन पढ़ेंगे टेलीस्कोप। गैलीलियो ने कैसा टेलीस्कोप बनाया था वो भी अपन देखेंगे। तो गैलीलियो गैलीली का जो बनाया हुआ टेलीस्कोप था, वो पहली बार उन्होंने पब्लिक को दिखाया था। ठीक है? तो ये भी आज बहुत बड़ी चीज थी। तो बहुत सारी चीजें थी आज के दिन हिस्ट्री में। वर्ल्ड वॉर के टाइम भी बहुत सारी चीजें हुई थी। अब वो सब हिस्ट्री में नहीं जा रहा मैं साइंस से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स है वो बता रहा था। ठीक है? मेरे को ये सब याद रहता है क्या? नहीं, मेरे को याद नहीं रहता। देखो, ये किसी को भी याद नहीं होता इतना, होता होगा किसी लोगों को, मुझको तो नहीं है। थोड़ा बहुत रोज सर्च करते कि आज के दिन क्या हुआ था, तो पता चल जाता है। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते। अब अपना डिस्टेंस चालू करें। बच्चे भी आ गए हैं जिनको आना है मुझे लगता है। तो WPE की एक्सरसाइज करना थी, है ना, एक्सरसाइज 1 और 2। तो आ जाओ जल्दी से फटाफट। WPE की एक्सरसाइज ना, मॉड्यूल नंबर 2 में है ये। चलो मॉड्यूल नंबर 2 में एक्सरसाइज 1। SCV भी कर लीजिएगा, मैंने बोला था SCV तो काफी पहले से आपकी पूरी हो गई थी। तो SCV भी फटाफट कंप्लीट करो, हम उसको डिस्कस करेंगे।
तो एक्सरसाइज 1 में मुझे दिख रहे हैं 35 क्वेश्चन है। बताओ पहले 10 में कोई डाउट? स्टार्टिंग 10 क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 आया, स्टार्टिंग 10 में 4 आया। मेरे पास जो एक्सरसाइज है उसके अंदर 40 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में, 35। अच्छा, नंबरिंग गलत है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो मेरे पास 35 क्वेश्चन है, तो 4 नंबर आया मेरे पास स्टार्टिंग 10 में। 4 नंबर में पढ़ता हूँ, एक बार देख लेना आप क्या है। मेरे पास जो लिखा है वो है अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद सम इनिशियल वेलोसिटी। यही है क्या? है ना? हाँ ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स से v नॉट, if 3/4 of its kinetic energy is lost due to friction in time t naught, then the coefficient of friction between particle in the ground is। एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पार्टिकल चल रहा है, कुछ टाइम में उसकी काइनेटिक एनर्जी 3/4 लॉस हो गई, इनिशियल स्पीड v नॉट थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m v नॉट स्क्वायर। t टाइम बाद कितना, t नॉट टाइम बाद जो काइनेटिक एनर्जी वो 3/4 लॉस हो गई, 3/4 चली गई, तो बचेगी 1/4। यहाँ पे बचना चाहिए 1/4। अगर 3/4 लॉस हुई है तो 1/4 बचेगी। शुरू की जो काइनेटिक एनर्जी उसका 1/4 बचना चाहिए। अगर 3/4 लॉस हो गई तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की स्पीड भी थी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 1/4 है तो स्पीड आधी हो जानी चाहिए ना। हाँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, हाफ एम वी नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर, तो स्पीड आधी हो जानी चाहिए। इसका मतलब शुरू में स्पीड v नॉट थी, बाद में v नॉट बाई 2 है t नॉट टाइम में, और फ्रिक्शन से जो एक्सेलरेशन लगता है याद करो म्यू जी होता है। सो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब पता है, फाइनल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन से नेगेटिव होगा, इनटू टाइम, लगा दो तो आ जाएगा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ये सब्ट्रैक्ट करो v नॉट बाई 2 अपॉन जी टी नॉट, ये आ गया आंसर म्यू का, सिंपल। ठीक, चलो 4th नंबर हो गया, 10 तक हो गए सारे मतलब, ठीक है। अब बताओ 11 से 20, 6, 12, 13, 3 डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6, और हम जब आगे बढ़ जाए तो पीछे नहीं यार, मतलब हमने 1 to 10 डिस्कस करा था ना, तभी बोलना चाहिए था 6। चलो 6, एन इंजन कैन पुल 4 कोचेस एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 4 कोच को इंजन 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पुल कर रहा है। मास ऑफ इंजन इज ट्वाइस द मास ऑफ एवरी कोच। हर कोच के मास से इंजन का मास ट्वाइस है, तो यहाँ पर मान लो ये इंजन है, उसका मास 2 है, और पीछे कोच है, कितने कोच पुल कर रहा है वो? 4। ये 4 कोचेस पुल कर रहा है, चारों कोच का मास कितना है? m। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में? मास ऑफ इंजन इज ट्वाइस द मास ऑफ एवरी कोच एज्यूमिंग रेजिस्टिव फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू वेट। रेजिस्टिव फोर्सेस वेट के प्रोपोर्शन है, तो अभी कितना मास है टोटल? 4m प्लस 2m, 6 है, तो 6m का वेट कितना होगा? 6mg, उसके प्रोपोर्शनल रेजिस्टिव फोर्स है। इस पर जो रेजिस्टेंस का फोर्स लग रहा है वो 6mg के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शन बोले तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लगा सकते हैं अपन, k वगैरह, कोई भी प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट मैंने मान लिया k वगैरह, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का कुछ फोर्स है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ इंजन व्हेन इट पुल्स 12 and 6 कोचेस आर। अच्छा, यहाँ पर अभी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो इंजन जो पावर जनरेट कर रहा होगा या जो फोर्स जनरेट कर रहा होगा वो तो सेम ही होगा ना। पावर ऑफ इंजन तो फिक्स होगी ना। पावर अभी कितनी है? तो रेजिस्टिव फोर्स कितना है? k टाइम्स 6mg। ये फोर्स इंजन को लगाना पड़ेगा, फोर्स ऑफ इंजन भी यही होना चाहिए, इनटू स्पीड व्हिच इज 20 मीटर पर सेकंड। तो ये अभी की पावर है, और इंजन की पावर थोड़ी बदल रही होगी अगर आप ज्यादा कोचेस बढ़ा रहे हो। तो जब कोचेस आपने बढ़ा दिए 12 या 6, इन दैट केस ये जो रेजिस्टिव फोर्स है बढ़ जाएगा। 12 कोचेस होंगे तो 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 14 mg का रेजिस्टिव फोर्स होगा। स्पीड तब की निकालनी है आपको, और अगर 6 कोचेस लगाओगे तो 6 प्लस 2 8 mg का रेजिस्टिव फोर्स का प्रोपोर्शनली आएगी, और यहाँ की स्पीड मान लो ये v1 और v2, ये v1 v2 पूछा आपसे, तो बस इनको इक्वेट कर दो क्योंकि पावर तो इंजन की सेम है, तो इन सबको इक्वेट करो तो देखो मिल जाएगा हमको, v1 मिल जाएगा, v1 हो जाएगा 6 into 20/14, v1 हो रहा है 6 into 20/14। नाउ यू कैन कैलकुलेट इट, हो जाएगा क्या? ओके, चलो ये हो गया हमारा। अब 12,
Man places a chain of mass m and length L on a table slowly. Initially, the lower end of the chain just touches the table. Man drops the chain when half of the chain is in vertical position. The work done by the man in the process is, कोई आदमी है ना चेन को धीरे धीरे टेबल पे रख रहा है, वो फिर आधी चेन को नीचे लाके वो चेन को छोड़ रहा है। ये इनिशियल सिचुएशन थी, चेन को जस्ट टच करके रखा है उसने, फिर उसने आधी चेन को टेबल पे ड्रॉप कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर उसने फोर्स हटा दिया। तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक तो उसने कुछ फोर्स लगा के रखा था, इन सिचुएशन के बीच में कुछ फोर्स लगा के रखा था। कितना फोर्स लगा के रखा होगा वो अपन निकालते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल होगा। जब चेन की थोड़ी पोर्शन टेबल पे आ गई, मान लो एक्स लेंथ टेबल पे आ गई, तो यहाँ फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा ये सोचो पहले। तो मान लो लेंथ एल थी, मास एम था, तो एम बाय एल हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। अभी एक्स लेंथ टेबल पे है, तो बची हुई लेंथ कितनी होगी, एल माइनस एक्स। एल माइनस एक्स का जो वेट होगा उसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। आपका जो फोर्स होना चाहिए वो एल माइनस एक्स का वेट होना चाहिए, एल माइनस एक्स इंटू मास बाय लेंथ इंटू जी। ये समझ में आ रही है क्या बात? जब चेन की एक्स लेंथ टेबल पे आ चुकी होगी तो बची हुई लेंथ एल माइनस एक्स होगी। इस चेन का वेट आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज समझ में आई क्या? देखो अच्छे से, ये पॉइंट आया क्या? ठीक है, बस अब आपसे वर्क डन पूछा है तो वर्क के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लो, है ना? फोर्स कितना है वो मिल गया आपको, अब डिस्प्लेसमेंट कर लो बस मल्टीप्लाई। मान लो थोड़ी सी चेन नीचे और लाया तो dx लेंथ नीचे लेके आ गए, फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे कर रहे हो तो माइनस का वर्क होगा, है ना? तो फोर्स का एक्सप्रेशन मिल गया आपको m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, ये फोर्स है, इंटू डिस्प्लेसमेंट dx नीचे की तरफ करा, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि x नीचे जा रहा है, ठीक है? इसको इंटीग्रेट कर लो, x की वैल्यू इनिशियली 0 थी और फाइनली l बाय 2 हो गई, तो ये आएगा वर्क। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन वर्क देगा, हो जाएगा। इसके आगे ये आया समझ में क्वेश्चन? ओके वेरी गुड। अब इंटीग्रेशन आप कर पाओगे कि मैं कर दूं उसको आगे? सर ऐसे क्वेश्चन को कॉम वाली से भी कर सकते हैं ना? हाँ असल कॉम से भी कर सकते हैं, कुशाग्रह पूछ रहा है, चलो कॉम वाले से देख लेते हैं एक बार कैसे करना चाहिए था, कॉम वाले से कर लेते हैं। देखो जब पूरी चेन हैंग कर रखी थी तो उसका सेंटर मास जो होगा एकदम बीच में होगा, वो होगा जमीन से एल बाय 2 के हाइट पे, जमीन से एल बाय 2 के हाइट पे। अब जब चेन थोड़ी नीचे आ गई, आधी चेन नीचे आ गई, तो आधी चेन का सेंटर मास तो जमीन पे हो गया और बची हुई आधी m बाय 2 मास यहाँ हो गया, और बची हुई आधी का सेंटर मास l बाय 4 पे होगा। यहाँ पे मास आना चाहिए m बाय 2, आधा मास जमीन पे, आधा मास इसके सेंटर पे। तो अब सिस्टम का सेंटर मास कहाँ लाई करेगा, इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास कहाँ लाई करेगा वो निकालते हैं, है ना? इस पूरे सिस्टम का m बाय 2 जमीन पे है, तो जमीन वाली पोजीशन को मैंने y इक्वल टू 0 बोल दिया, तो m बाय 2 इंटू 0 प्लस m बाय 2 इंटू l बाय 4, मास इंटू डिस्टेंस प्लस मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टोटल मास, वो m है। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये तो 0 हो रहा है, ये हो रहा है m l बाय 8 बाय m, तो l बाय, ग्राउंड से l बाय 8 की हाइट पर सेंटर मास है, ग्राउंड से l बाय 8 की हाइट पर सेंटर मास है। पहले सेंटर मास की हाइट l बाय 2 थी, अब ग्राउंड से l बाय 8 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है। ये किसके वक्त से हुई होगी? तुम्हारे वक्त से हुई होगी। वर्क डन बाय यू मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना लॉस हुआ है, mg इनटू सेंटर मास जितना नीचे आया, पहले l बाय 2 की हाइट पे था, बाद में l बाय 8 की हाइट पे, l बाय 2 माइनस l बाय 8, और नेगेटिव होना चाहिए, लॉस हो रही है ना इसलिए, बस या ये निकाल दो, ये आंसर होना चाहिए। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 4l बाय 8 माइनस l बाय 3l बाय 8, तो 3mg l बाय 8 बाहर माइनस, ये आंसर होना चाहिए। सही है क्या? सर बट इसमें दिया है कि वो चेन यूनिफॉर्म है, अपन एज्यूम कर सकते हैं क्या? हाँ दिया नहीं है तो अब चेन तो अपन यूनिफॉर्म जैसे मान के चलेंगे, जब तक कुछ अलग नहीं कहा उन्होंने हम मानेंगे यूनिफॉर्म है, उनको बोलना चाहिए यूनिफॉर्म है कि नहीं।
अब वो नहीं बोल रहे तो हम तो चेन नॉर्मल चेन मानेंगे बिल्कुल। हम क्यों अपनी तकलीफ बढ़ाए, हम तो नॉर्मल ही अज्यूम करेंगे। चलो ये हो गया है चेन वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे आते हैं 13 पे। A particle is projected along the horizontal field whose coefficient of friction varies as mu equal to a by r square, where r is the distance from the origin in meter, n is a positive constant. The initial distance of particle is 1 meter from the origin, and velocity is radially outward. The minimum initial velocity at this point, so that particle never stops. Particle कभी रुकना नहीं चाहिए, ऐसा बोला है। तो स्पीड कभी जीरो नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, इसका मतलब स्पीड कभी जीरो नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर पार्टिकल रुक नहीं रहा है इसका मतलब स्पीड जीरो नहीं हो रही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पार्टिकल एक स्पेस में है, एक जगह पर है, जहां पर किसी पॉइंट से डिस्टेंस r पे जाके जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कुछ a बाय r स्क्वायर दिया है। a बाय r स्क्वायर है ना, हाँ a बाय r स्क्वायर दिया है। ठीक है, इनिशियली पार्टिकल r0 डिस्टेंस पे है और a सम पॉजिटिव कांस्टेंट है और वेलोसिटी पूछिए जिससे कि कभी रुके नहीं। तो इनिशियली पार्टिकल यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, यहाँ पर वो तुम्हारा मास है जो 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये ओरिजिन। ठीक है, यहाँ उस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, किसी जनरल पॉइंट पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, जनरल पॉइंट पे देखेंगे तो उसका वेट होगा mg, नॉर्मल ऑफ कोर्स होगा mg, तो फ्रिक्शन जो होना चाहिए वो म्यू mg होना चाहिए। फ्रिक्शन की वैल्यू a बाय r स्क्वायर mg। ठीक है, ये फ्रिक्शन इसको रिटार्ड कर रहा है तो वेलोसिटी को कम करने की कोशिश कर रहा है। हम लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन शुड बी माइनस फ्रिक्शन का फोर्स व्हिच इज a बाय r स्क्वायर mg। तो मास इनटू एक्सेलरेशन को लिख सकते हो ना v dv बाय ds। अब सेंटर से r डिस्टेंस से तो वेरी कर रही है तो उसको dr लिख देना। ये आई क्या बात समझ में? ये इक्वेशन क्लियर है क्या? ये dr उधर ले जाओ तो mv dv इज इक्वल टू माइनस a बाय r स्क्वायर mg dr निकाल लेते हैं। शुरू में वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे था, बाद में r पे गया। स्टार्टिंग में वेलोसिटी मान लो v नॉट है, बाद में v हो गई। उसको सॉल्व करके वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ r निकालो, ये आ जाएगा। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ r। काइनेमेटिक्स से देखो, फ्रिक्शन वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल, इंटीग्रेट करके हमने वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ r निकाली। तो ऐसे तो क्वेश्चन करे होंगे ना काइनेमेटिक्स में, ये आ रहा है, ये समझ में आ रहा है? रिप्लाई करिए हाँ या ना कुछ। यस, ओके। चलो बस अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और v एज अ फंक्शन ऑफ r निकाल देते हैं। तो m कांस्टेंट बाहर ले लो, v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v इज लाइक x, x into dx का x स्क्वायर बाय 2। तो फटाफट इंटीग्रेशन करते हैं अपन, है ना। m बाहर, v बाय 2 भी बाहर, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट सारे बाहर माइनस a mg r की पावर -2 है, उसका इंटीग्रेशन, r डिनोमिनेटर में था ना, स्क्वायर में, तो r की पावर -2 हो जाएगा ऊपर, r की पावर -2 का r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, r की पावर -2 प्लस 1 मतलब -1 अपॉन -1, लिमिट्स 1 टू r। सॉल्व करो इसे, m by 2 v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये माइनस से माइनस हटा देते हैं तो a mg इंटू 1 अपॉन r माइनस 1। तो हमें वेलोसिटी मिल गई इज अ फंक्शन ऑफ r। अब हम चाहते हैं कि कभी भी जीरो ना हो, तो r बहुत बड़ा भी हो जाए तो भी वेलोसिटी जीरो ना हो, r बहुत बड़ा भी हो जाए तो भी वेलोसिटी जीरो ना हो, या इंफिनिटी पे जाके जीरो। इफ r टेंडिंग टू इंफिनिटी तो इंफिनिटी पे वेलोसिटी निकालते हैं, वो आ जाएगी m by 2 v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर a mg, और यहाँ माइनस में आ रही है। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं करिए, माइनस ये कैंसिल हो चुका था अपना, हाँ ये सही दिख रहा है अभी तक तो मुझको। ठीक है, सो इंफिनिटी पे वेलोसिटी हम इसको सॉल्व कर देते हैं, m by 2 उधर भेज देते हैं, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, ये आ गया माइनस 2a, m से m कैंसिल कर दो ना, 2ag, 2ag आ रहा है बस, है ना। ये v नॉट स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये आ गया इंफिनिटी पे वेलोसिटी, और ये जीरो नहीं है
इफ v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब v नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ag या v नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू √2ag। या इन्फिनिटी पे वेलोसिटी हमने निकाली और वो ग्रेटर देन 0 करी, तो उससे v नॉट ग्रेटर देन √2ag आ गया। बोलो आया समझ में? हाँ, अक्षय पूछ रहा है सर आर यू टेकिंग डीसीएस ऑफ ओनली एक्सरसाइज टुडे? हमारी एक्सरसाइज की बात हुई थी तो पहले तो एक्सरसाइज ही करेंगे, और कुछ बात हुई थी क्या आज की? नो है ना, ठीक है। और आपको अगर कुछ और डाउट पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो आफ्टर एक्सरसाइज। आफ्टर एक्सरसाइज आप जो भी डाउट पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया फिर पूरा। प्लीज इस पे ध्यान दो, अभी अक्षय अपन करते बात, हमारी एससीवी की आज की बात नहीं हुई थी। चलो तो अब 13 हो गए हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 20 तक सारे क्वेश्चन हो गए, आगे बताओ 30 तक कोई डाउट? अप टू क्वेश्चन 30 कोई डाउट? चलो मेरे पास एक डाउट आया, वी नॉट क्या लिखा है, एक मिनट, वी नॉट 0 है तो इन इनइक्वालिटी में 0 क्यों इंक्लूड किया? नहीं, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कराया मैंने बेटा। v जो इंफिनिटी की वेलोसिटी वो जस्ट 0 भी तो हो सकती है इंफिनिटी पे, तो ये चलेगा ना मेरे पास कुशाग्र? जो वेलोसिटी इंफिनिटी पर है, r टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, ये इंफिनिटी की वेलोसिटी आई, इनफाइनाइट डिस्टेंस से वेलोसिटी 0 भी होगी तो भी चलेगा ना, इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कराया। ठीक, चलो अब मेरे पास डाउट आए 23, 28, 29 और 27। 23, 27, 28 और 29 इतने डाउट आए, एक 25 भी आया। चलो 23 स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्या लिखा है, बॉल इज सस्पेंडेड बाय थ्रेड स्विंग्स इन द वर्टिकल प्लेन सो दैट इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशंस आर इक्वल। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन एक्सट्रीम पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन, sorry, so that its acceleration in extreme position and lowest position are equal, the angle theta of thread deflection in the extreme position will be। तो इसमें समस्या क्या आ रही है बेटा बताओ? ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन समझ में आया आपको कि करना क्या है, बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ये समझ में आ रहा है? बोल क्या रहा है, समझ में आ रहा है? 23 हाँ समझ। 23 में बोला है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है और लोएस्ट पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल है। अरे क्वेश्चन समझो, हाँ लोअर हाफ में ऑसिलेशन चल रहे होंगे, तो मान लो स्ट्रिंग किसी थीटा एंगल पर है, ये थीटा मुझे नहीं पता कितना है, जनरल एंगल ले लिया, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पर स्पीड 0 हो गई होगी। एक्सट्रीम का मतलब स्पीड 0 हो जाती है ना, यहाँ पे यहाँ स्पीड 0 है, और जब ये नीचे आएगा यहाँ पर तो तुम यहाँ पर स्पीड ढूंढ सकते हो, हमने तो करे भी ऐसे क्वेश्चन, यहाँ की स्पीड 0 हो तो यहाँ स्पीड निकाल सकते हो, है ना। अब यहाँ अगर एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई थी, स्पीड 0 थी, तो यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, जल्दी से बताओ? अगर स्पीड 0 है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है नहीं, कौन सा बचेगा, ओनली टेंजेंशियल वाला बचेगा ना, ना सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और लोएस्ट पोजीशन पे अगर एफबीडी बनाओगे तो एक टेंशन लग रहा होगा, एक एमजी लग रहा होगा, कोई टेंजेंट में फोर्स ही नहीं है, कोई टेंजेंट में फोर्स ही नहीं है, तो यहाँ टेंजेंशियल 0 है, ओनली सेंट्रीपिटल होगा। यहाँ टेंजेंशियल 0 हो गया, ओनली सेंट्रीपिटल है, और ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन में बोला है कि लोएस्ट का सेंट्रीपिटल और यहाँ का टेंजेंशियल बराबर है। अब यहाँ पर टेंजेंशियल कैसे निकाल सकते हो भाई, यहाँ पर एक mg का जो कंपोनेंट होगा वही तो टेंजेंट में है ना, mg का यहाँ पे mg sin थीटा कंपोनेंट, तो यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो आना चाहिए g sin थीटा। और यहाँ की स्पीड अगर निकाल ली तुमने, यहाँ का v स्क्वायर तुमको आता है निकालते, वो निकाल लीजिएगा, है ना, वो स्पीड का स्क्वायर आ जाएगा
2gl 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। यहाँ का सेंट्रीपिटल भी लिख सकते हो, कितना होगा v स्क्वायर बाय r, और ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन बोल रहा है ये इक्वल है, तो इनको इक्वल करो, थीटा निकालो, हो जाएगा। एक्सट्रीम पर टेंजेंशियली एक्सेलरेशन बच रहा है और कोई बच नहीं रहा है, लोएस्ट पोजीशन पर सिर्फ सेंट्रीपिटल बच रहा है, यहाँ का एक्सेलरेशन और यहाँ का एक्सेलरेशन इक्वल है, तो यहाँ का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही है, यहाँ का सेंट्रीपिटल ही है, दोनों को इक्वेट कर दो। समझे कुछ? चलो, तो अब बताओ क्वेश्चन सिंपल था, टफ था, कैसा था? ये होना चाहिए था कि नहीं हमसे? ये समझ में आया कि नहीं, बताइए जल्दी से। चलो वेरी गुड, किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो वापस से। अब मुझे बताओ कि ये क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए था हमसे। तो मेरे पास रिप्लाई नहीं आ रहा, देखो चुप हो गया। थोड़ा सोचा करो, देखो मैं बस इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुद से ये क्वेश्चन पूछो। अब आपको एग्जाम में जाके खुद पेपर देना है ना, वहां पे मेरे से डाउट पूछने थोड़ी आओगे आप। जब आईआईटी का पेपर होगा तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा खुद इंटरप्रेट करना है, खुद समझना है, खुद उसको वहां सॉल्व करना है, खुद उसका आंसर निकालना है। तो कैसे होगा? जब यहाँ पर भी कोशिश करोगे करने की, यहाँ पर भी हर क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करोगे, तो कुछ क्वेश्चन सिंपल जो होते हैं वो तो मैं मानता हूँ कि यार बच्चे को आ जाने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, और अगर नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सीखने की कोशिश करो, अप्रोच सीखने की कोशिश करो कि हम ऐसा क्या कर रहे थे कि हमसे गलती हो रही थी, हम ऐसा क्या नहीं सोच रहे थे जो हमसे नहीं आ रहा था, ये थॉट दिया करो। क्लियर? जब ऐसे सीखोगे ना कि भाई मुझे क्यों नहीं आया, मेरे को अगली बार कैसे आ जाएगा क्वेश्चन, मैंने क्या गलती करी थी समझने में, मैं ये गलती अगली बार नहीं करूंगा, जब ऐसा बोलोगे खुद से, जब ऐसा समझोगे, तो फिर धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट होते जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। 23 हो गया, इसके बाद 25 बोला है आपने। 25 ये बिल्कुल क्लास में करा हुआ जैसा क्वेश्चन है। 25 में बोला है पार्टिकल ऑफ मास m is attached at the end of the string of length l is released from the initial position as a. The particle moves in a circle vertical circular path about o. उसके बाद वो नीचे आके नेल पे टकरा रहा है, एन पर कोई नेल है और फिर नेल के अबाउट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना चाहता है। तो आपसे पूछा है कि वर्टिकल सर्कल पूरा कर ले, इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। तो मैंने सेम क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल पे रख के मास छोड़ा था, उन्होंने 60 डिग्री पे छोड़ा है, इतना सा फर्क है। मैंने आपका क्वेश्चन जो करवाया था, मैंने स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल रख के छोड़ा था, उन्होंने 60 डिग्री पे रखकर छोड़ा है ना। यहाँ पर कुछ नेल है हमारे पास, तो ये रस्सी की लेंथ एल है, ये रस्सी से घूमते घूमते आती है, रस्सी जब इस तरह से वर्टिकल हो जाएगी, उसके बाद नेल के अबाउट घूमने लग रही है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, जब वो नेल के अबाउट घूमने लग रही है यहाँ पर, तो सर्कल पूरा हो जाए, इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन क्लास में कराया अपन ने, रस्सी को 90 डिग्री से छोड़ के, याद आ रहा है क्या? कुछ कुछ याद आया क्या बच्चों? तो मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए हैं, ये डाउट जिसका था उनको क्लियर हुआ क्या? आयुषी, चलो हाँ ठीक है। चलो, तो ये बिल्कुल क्लास जैसा क्वेश्चन है, तो ये अपन को करने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं आज इसको नहीं बता रहा हूँ, आप ट्राई करना, नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हो। और हमेशा जब भी डाउट पूछो ना आपके, तो आपने क्या करा वो भी बताया करो, सॉल्यूशन आपका भेज दो या लिख के भेज दो कि आपने ये चीज करी थी, तो उससे मुझे समझ में आएगा कि यार आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो 27 पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विद रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, रिटार्डेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स इज प्रोपोर्शनल टू। यार रिटार्डेशन जो है ना, मतलब एक्सेलरेशन ही होता है नेगेटिव वाला, वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। मान लो एक डिस्प्लेसमेंट है, इसके प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के ले लो, ठीक। अब एक्सेलरेशन को लिख दो v dv by dx, इंटीग्रेट वगैरह करो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगी, ये dx वहां भेजो, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, उधर माइनस के x का x स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाओ इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी,
इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे मास मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और माइनस इधर लेके आ जाओ तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी देखो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है क्या? यहाँ मास मल्टीप्लाई करोगे तो ये मास इंटू वी का स्क्वायर का हाफ, ये तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो गया, माइनस इधर लेके आ जाओगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। समझ में आया? और मैं कई बार क्वेश्चन बहुत फास्ट बता देता हूँ, जिसे मैंने बहुत फास्ट कराया। तो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है आप अगेन पूछो मेरे से, है ना, उसमें कोई मना ही नहीं आपको, आप जितनी बार दिक्कत आए पूछ सकते हो। ठीक है, जो चीज समझ में नहीं आए पूछ सकते हो। ठीक है, फास्ट इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो अगर हर क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और कई क्वेश्चन में बस हल्का सा आइडिया चाहिए होता है आपको, तो हल्के से आइडिया में कई बार हो जाता है चीजें। तो अब ये 100% क्लियर है क्या? इसमें किसी को समस्या? चलो अब रुद्र प्रताप यस आते हैं 29 में। ये क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। अब 28 और 29, पहले 28 करते उसके बाद 29। 29 में आपने क्या लिखा मैंने पढ़ा नहीं है, वेट, पहले 28 कर लेते। A toy car of mass 5 kg moves up a ramp under the influence of a force plotted against displacement। तो जो फोर्स है देखो उसका अपन को ग्राफ जो दिया है वो x इक्वल टू 11 तक दिया है। ध्यान से देखो इस ग्राफ को, वो x इक्वल टू 11 तक है बस, वो 10 और 12 के बीच में जाके खत्म हो गया, मतलब x इक्वल टू 11 तक है। तो फोर्स x इक्वल टू 11 तक ही है। फोर्स ने जो भी वर्क करा होगा वो कार की काइनेटिक एनर्जी में गया होगा, और उस काइनेटिक एनर्जी से कार कुछ ऊपर जाएगी, जित कितना ऊपर जाएगी जब तक काइनेटिक एनर्जी खत्म नहीं हो जाती उसकी। ठीक है, कुछ समझ में आई के बाद? क्वेश्चन नंबर 28 में हमने एक कार पर फोर्स लगाया है, और वो फोर्स हॉरिजॉन्टल जब तक कार है ना तब तक ही लगाया है, x इक्वल टू 11 तक लगाया है, उसके बाद फोर्स नहीं है। फिर जो भी काइनेटिक एनर्जी कार ने गेन करी होगी उससे वो ऊपर जा रही होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करेगी? वो हो जाना चाहिए वर्क बाय फोर्स, और जितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी उतनी तो हाइट ऊपर जाएगी, ये हो जाना चाहिए mg हाइट बाय y मैक्स। वर्क कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ एफ वर्सेस एक्स ग्राफ, वो आ जाएगा mg इंटू वाई मैक्स। अब हो जाएगा क्या? आ रहा है 28? ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है तो उसका एरिया से वर्क आ जाएगा, वही वर्क उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, यही काइनेटिक एनर्जी उसको कुछ हाइट पर ले जा रही है, यही काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mg h होना चाहिए था। ठीक, चलो अब 29 में थोड़ा ज्यादा बच्चों को डाउट है, क्या लिखा है मेरे पास? सर क्वेश्चन नंबर 29 में जो h दिया है उसे सॉल्व करने पर नीचे वाला आंसर मैच नहीं हो रहा है। अच्छा, और सर 29 में डिस्टेंस 7.5 मीटर, 7.5 मीटर आ रहा है, उस तरह से तो एग्जैक्टली सेंटर में भी नहीं रुकना चाहिए बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या कह रहे हैं आप, क्वेश्चन क्या है। A small particle slides along the track with elevated ends and a flat central part is shown in the figure. The flat part has a length 3 meter. The curved portions of the tracks are frictionless, but for the flat part, the coefficient of friction of kinetic friction is 0.2. The particle is released at the point A, which is the height of 1.5 meter, and the position where the particle finally comes to rest east. अच्छा, देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये हमारे पास ट्रैक है, फिर फ्लैट ट्रैक है, फिर ऊपर हाइट का ट्रैक है। यहाँ से मास को रिलीज करा है, कितने हाइट से? 1.5 मीटर के हाइट से, 1.5 मीटर के हाइट से रिलीज करा है। ठीक है, वो फाइनली वो कहीं पर आके रुक रहा है, फाइनली कहीं पर रुक रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ रुक रहा है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ रुक रहा है, लेट यहाँ पे रुका है, मान लो इस कॉर्नर से x डिस्टेंस पे जाके रुका है, इस कॉर्नर से x डिस्टेंस पे जाके रुका है, हमें नहीं पता कहाँ रुक रहा है, मान लेते हैं कि x डिस्टेंस जाके रुका है। ठीक है, ये x क्या आएगा ये निकालते हैं, ये टोटल हमको डिस्टेंस 3 मीटर दे रखी है,
ये टोटल डिस्टेंस 3 मीटर दे रखी है। ये x क्या आना चाहिए, चलो ट्राई करते हैं। तो मास जब नीचे आया, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई, वो काइनेटिक एनर्जी में गई। कितनी काइनेटिक एनर्जी आई होगी, जितना लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, मतलब mgh। ठीक है, ये सारा किसके फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस होना चाहिए ना। यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट था म्यू 0.2, तो म्यू विच इज 0.2 mg, ये नॉर्मल इनटू डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस को मान लो x मानी मैंने। ठीक है, इसे सॉल्व कर देते हैं, तो m से m कैंसल, g 10 ले लो, ये 2, तो x की वैल्यू 7.5 मीटर आ गई। ये समझ में आया क्या इतना, यहाँ तक कोई भी समस्या? चलो ये क्लियर है, बताओ हाँ है ना? यस, ओके बच्चों। अब अगर ये एक 7.5 मीटर आया है, तो ट्रैक तो 3 मीटर का ही था, है ना? तो क्या होगा कि इस मास को रुकने के लिए 7.5 मीटर चलना है, तो 3 मीटर चला, अभी 7.5 मीटर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ से जो एनर्जी बची उससे ऊपर गया, जो एनर्जी बची उससे ऊपर गया, वापस आया, वापस इधर गया, 3 + 3 6 चल गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। अब 6 चल चुका है, तो 1.5 और चलना है, तो 1.5 और चल के एग्जैक्टली बीच में रुक जाएगा। बात समझ में आई? वो इस ट्रैक पर एक बार मोशन पूरा कर लेगा और फिर आधी डिस्टेंस चल के रुकेगा। एक बार जाने में 3 मीटर चला, आने में 3 मीटर चला, 3 + 3 6 मीटर हुआ, फिर थोड़ा ऊपर गया, वापस नीचे आया और 1.5 मीटर कवर करके टोटल 7.5 मीटर हो गए, बीच में रुक जाएगा। समझे बात? चलो बहुत बढ़िया, ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन एक और। अब मैं देख रहा हूँ कि क्लास में यार आप 15 बच्चे हो, अभी 15 या 14 बच्चे हो, शुरू में थोड़े से ज्यादा थे, तो डाउट पता नहीं कि आप क्वेश्चन कर नहीं रहे हो कि डाउट नहीं है कि क्या दिक्कत है ना? अगर जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखने पे विश्वास रख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि लाइव क्लास में ही चीजें ज्यादा समझ में आती है। अगर रिकॉर्डिंग से ही सब कुछ चलता तो क्या होता, पहले से दुनिया बदल जाती बहुत ज्यादा, है ना? और एक और चीज की क्वेश्चंस करना मस्ट है बच्चों। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो एग्जाम में मार्क्स वार्क्स नहीं आएंगे। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा फिर एग्जाम में फ्लुएंसी रहेगी आपके क्वेश्चन को करने की। और ज्यादा प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन करके डाउट पूछने से क्या होता है कि हमको नए नए तरीके भी समझ में आते हैं। ठीक है, चलो वही तो। और रिकॉर्डिंग के भरोसे है ना, मतलब वीडियो देख के तो देखो कोई नहीं सीखता है। मतलब एक चीज कई सालों से, ये तो आजकल थोड़ा ऑनलाइन ज्यादा ट्रेंड आ गया है क्योंकि ऑफलाइन नहीं चल रहा है, तो ऑनलाइन ही बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन है ना, कई सालों से यूट्यूब पे कई लोग टीचर पढ़ा रहे थे, कई टीचर यूट्यूब पे कई सालों से पढ़ा रहे थे। अगर सच में ऑनलाइन से पढ़ाई होती तो इससे पहले ही मतलब रिजल्ट आना वहां से चालू हो जाते, अगर ऑनलाइन से पढ़ाई होती तो। समझे? मतलब एक बहुत फेमस टीचर है, फिजिक्स गैलेक्सी, जो उनका चैनल वैनल है, चैनल या उनका मतलब एक वेबसाइट थी, उस पर उन्होंने कई सालों से, तुम तो आज यूट्यूब पे सब देख रहे हो ज्यादा क्योंकि अब ट्रेंड आ गया है, पहले तो वो कई सालों से उस पर कई वीडियो लेक्चर थे उनके। अब वो वीडियो लेक्चर जो है ना, वो देखकर अगर बच्चा सीख लेता तो फिर कब से ही मतलब ऑफलाइन कोचिंग तो चेंज हो जाती, है ना? हाँ, तो वीडियो वीडियो से ना पढ़ाई होती नहीं है कभी। बच्चा जब तक है ना, देखो क्या होता है कि पढ़ाई करने के लिए सिर्फ वीडियो देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको समझना, फिर समझने के बाद चीजों को एनालाइज करना, जो आपको समझ में आया उसे बताना टीचर को कि मुझे ये समझ में आया। आपने जो क्वेश्चंस करे वो सॉल्यूशन बताना, तो हमको समझ में आता है कि आपको ये क्लियरिटी नहीं है, ये क्लियरिटी है, तो फिर हम उस हिसाब से आपको थोड़ा करेक्ट करते, हम उस हिसाब से आपको चीजें बताते। तो इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप क्लास में इंटरेक्ट नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, तब तक आपको चीजें ज्यादा क्लियर नहीं आएंगी। मतलब आप हो सकता है कि दिमाग में कुछ चीज बिठा के बैठ जाओ, अगर आप टीचर से बात नहीं करोगे या आपका जो सॉल्यूशन आया, जो आपका आंसर आया वो बताओगे नहीं, तो आपको हो सकता है कि ना कुछ गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठे रह जाए और वो क्लियर नहीं होंगे फिर। ठीक है, वो क्लियर नहीं होंगे तो वो गलत कॉन्सेप्ट आपके बैठे रहेंगे दिमाग में, और आखिरी तक वही चलते रहेगा और फिर एग्जाम में वही करके आओगे और सब गलत गलत हो जाएगा, नंबर नहीं आएंगे। समझे? और मैं 10 साल पुराने ऐसी स्टडीज दिखी है यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे ही एक बहुत फेमस चैनल है, उस चैनल में उन्होंने एक स्टडी के बारे में बताया है
कि बच्चा कभी वीडियो देख के पढ़ता नहीं है। जो आज अपने वहाँ इंडिया में हो रहा है ना इतना ऑनलाइन ऑनलाइन, ये यूएस वगैरह में पहले हो चुका है। वहां तक भी, वहां पर भी ऑनलाइन ज्यादा ऑनलाइन ज्यादा एज अ सपोर्ट सिस्टम ही है, ऑनलाइन आगे नहीं बढ़ पाया ज्यादा। आपको 10 साल पुरानी वहां की एक वीडियो में शेयर करूंगा कभी, उसमें यही बताया है कि बच्चा ऑनलाइन कभी पढ़ता ही नहीं, वीडियो देख के तो पढ़ता ही नहीं। ठीक है, पढ़ाई तभी होती है जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, वीडियो देखने में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते कभी। चलो आगे बढ़ते। तो जो भी बच्चे वीडियो पे ध्यान दे रहे हैं अपना सिर्फ नुकसान कर रहे हैं। लाइव क्लास ही होती है। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28 29 तक। तो जो आपके डाउट थे वो तो हो गए। अब बताओ आगे के किसी क्वेश्चन में 35 तक क्वेश्चन में कोई डाउट? 34 आया मेरे पास। एनी अदर? और कोई? 31? चलो पहले 31 करते हैं फिर 34 करेंगे। 31 मेरे पास क्या लिखा है देखो, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एंड मास ऑफ बॉब M ऑसिलेटिंग, यही क्वेश्चन है क्या 31? -5 से +5 में ऑसिलेट कर रहा है। फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा व्हिच इज लेस देन 5 द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉब T एंड V रिस्पेक्टिवली, द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड अंडर द अबव कंडीशन। तो टेंशन की वैल्यू और आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वगैरह बताना है। तो इसमें क्या समस्या है 31 में? आपको बोला है कि एक बॉब है वो +5 से -5 एंगल्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है ना। वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, वापस आ रहा है, यहाँ तक जा रहा है, वापस आ रहा है। किसी समय एंगल थीटा है, ठीक है। कहाँ से छोड़ा गया है उसको? पाई एंगल से छोड़ा गया है। पाई एंगल पे उसकी स्पीड 0 होगी। यहाँ पर इसकी स्पीड 0 होगी। यहाँ से रिलीज करा तो रिलीज करके वो यहाँ आएगा। यहाँ पर जब पहुंचा तो रस्सी का टेंशन, वेलोसिटीज और सब चीजों में रिलेशन पूछा है। ये तो हम कितनी बार कर चुके हैं, करे क्या हमने ऐसा? यहाँ पर रोप का टेंशन हम निकाल सकते हैं क्या, यहाँ की स्पीड निकाल के? देखो टेंजेंशियल तो डायरेक्ट बता सकता हूँ मैं, क्योंकि रोप के अलोंग ये थीटा एंगल, तो ये थीटा mg का इधर कॉम्पोनेंट mg sin थीटा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन g sin थीटा। यहाँ की स्पीड ढूंढ लो एनर्जी कंजर्वेशन से, और स्पीड ढूंढ लो तो सेंटर के अलोंग टेंशन माइनस mg cos थीटा mv स्क्वायर बाय r, ये भी कर सकते हो। ठीक है, वेट अभिनव, ये क्लियर? चलो चलो, तो ये हो गया 31। अब 34 अपन ऑर्डर वाइज चलेंगे, 35 पे आएंगे अपन, पहले 34। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बोलना चाह रहे थे वो, शायद उन्होंने गलत स्पेल कर दिया उसको, टाइम लिख दिया। इज शोन इन द फिगर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, सिलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव। अब पूछा है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन द रीजन OA एंड BC इज पॉजिटिव। तो देखो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है ना, सही है क्या? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है, आया ना? यस, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम O to A, बिकॉज ग्राफ जो है अगर आपको थोड़ा ध्यान से देखो तो इंक्रीजिंग जैसा ग्राफ है वो। O to A में ग्राफ कुछ ऐसा है। So slope is increasing, that means velocity is increasing, so kinetic energy is increasing। kinetic energy बढ़ रही है तो वर्क डन पॉजिटिव है, kinetic energy बढ़ रही है तो वर्क डन पॉजिटिव है। उसके बाद स्लोप कांस्टेंट है, O to A then A to B, स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब वर्क डन 0, नेट वर्क डन 0, समझे? और B to C में स्लोप नेगेटिव हो गया, स्लोप कम होते जा रहा है, नेगेटिव नहीं हुआ, सॉरी कम होते जा रहा है। तो कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, पार्टिकल एक्चुअली रिटार्ड हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव है। आया क्या बात समझ में? चलो मुझे लगता है कि अब इस डिस्कशन से क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। O to A में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग तो वर्क डन पॉजिटिव, A to B वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो वर्क डन 0,
B2C, velocity is decreasing, kinetic energy decreasing, so work done negative. चलो हो गया क्वेश्चन। अब 35 भी कुछ बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे 35 में? सर अच्छा 40 तो मेरे पास है नहीं बेटा क्वेश्चन, मेरे पास 35 का क्वेश्चन है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या 40 नंबर बता दो मुझको। आ, 35 वाला ही है, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 वाला ही है। मैं देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नो अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। Under the influence of this force, particle move from 0, 0 to -3, 4, then वर्क डन पूछा है, तो ये तो निकल जाएगा ना वर्क। और 0, 0 पे पार्टिकल की स्पीड पूछी है, और कोई फोर्स है नहीं, 0, 0 पे स्पीड, अगर वर्क नेगेटिव है तो 0, 0 पे डेफिनेटली स्पीड होना चाहिए, है ना। वर्क तो निकल जाएगा, देखो फोर्स तो कांस्टेंट है 7i-6j, तो वर्क तो आसानी से आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 इंटू -3 मतलब -27 और 6 इंटू 4 -24, तो ये तो हो जाएगा -45 जैसा कुछ आ रहा है ना। 7 हाँ, तो ये तो आ गया, ठीक है, -45 आ गया। और वर्क डन नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव है, और कोई फोर्स तो है नहीं। अब नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज नेगेटिव है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये अगर नेगेटिव है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज नेगेटिव है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगी वो हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये द लॉ, ठीक है, -45। अब काइनेटिक एनर्जी 0 से बड़ी होती है, कभी भी काइनेटिक एनर्जी 0 से बड़ी होती है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 से बड़ी है, कम से कम 0 हो सकती है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 45 से बड़ी होनी चाहिए। ये समझ में आ गया हमको, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो सकती। समझने के बाद चलो बहुत बढ़िया, दिस इज एक्सरसाइज 1, तो एक्सरसाइज 1 अपनी कंप्लीट। और कोई डाउट एक्सरसाइज 1 में? अब एक्सरसाइज 1 के बाद अपन एक्सरसाइज 2 कर लेंगे कंप्लीट, है ना। तो चलो एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर दे। यस, एक्सरसाइज 2। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है इसमें कॉम्प्रेंशन, 3 कॉम्प्रेंशन है। कॉम्प्रेंशन 1 में कोई प्रॉब्लम? कॉम्प्रेंशन 1 कोई भी प्रॉब्लम? नो, ठीक है। कॉम्प्रेंशन 2, कॉम्प्रेंशन 2 ये भी मुझे सिंपल ही दिख रहा है वैसे तो, ठीक है। कॉम्प्रेंशन 3, 1 2 3 किसी में भी कोई डाउट? नो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 1 2 3 कंप्लीट। अब दिख रहे हैं मुझे 2 मैच द कॉलम, तो किसी मैच द कॉलम में कोई डाउट? किसी मैच द कॉलम में कोई डाउट? मैच द कॉलम 12 एंड 13। चलो कोई डाउट नहीं आ रहा है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन मुझे 2 दिख रहे हैं, इनमें कोई डाउट? 15, चलो सेम 15 नंबर क्वेश्चन एससीबी का है, ये एक्चुअली एससीबी में सेम ही क्वेश्चन है, 14 भी के जैसा भी एससीबी में है। 15 में क्या बोला है? यहाँ पर एक ऐसी रॉड जैसी है, ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग से यहाँ पर एक रिंग लगा रखी है, रिंग, दिस इज अ रिंग, ठीक है। वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ h, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ h है, ये ध्यान दीजिएगा जरा, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ h है, तो स्प्रिंग जब ऐसी हो जाएगी ना, यहाँ पर एकदम सीधी हो जाएगी तो नेचुरल लेंथ है, अभी मतलब इलॉन्गेटेड स्टेट में, ये समझ में आया। अगर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ h है तो अभी वो इलॉन्गेटेड स्टेट में, अभी की लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ अगर मैंने बोली l, ये लेंथ मैंने बोली l,
तो L का cos 37 कंपोनेंट H है ना, तो मैं L ढूंढ सकता हूँ। L हो जाएगा H बाय cos 37, cos 37 होता है 4/5, तो आ गया 5/4 ऑफ H। इसका मतलब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ H और अभी की लेंथ L, तो स्प्रिंग का इलोंगेशन वो मुझे मिल गया, इलोंगेशन वो हो गया L माइनस H, अभी की लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, तो आएगा H/4। ये समझ आया, H/4 का इलोंगेशन अभी स्प्रिंग है। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में, स्मूथ रिंग है मास m की, ये एक स्मूथ रिंग है मास m की, इसे हमने रिलीज करा है, वो फ्रिक्शनलेस रॉड है, हॉरिजॉन्टल रॉड फ्रिक्शनलेस है। इनिशियली ऐसा छोड़ दिया है, स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स वर्टिकल। तो आपको बताना है ये रिंग जब यहाँ आ जाएगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, ये रिंग जब मोशन करके यहाँ आ रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी। स्प्रिंग में फोर्स है, वो स्प्रिंग इसको पुल कर रही होगी, तो उसके पुलिंग की वजह से यहाँ पर इसकी स्पीड आने वाली है, इस पे वर्क हो रहा है तो उसकी स्पीड आएगी। तो जब ये रिंग ऐसी हो जाएगी तो उसकी स्पीड बतानी है। अब ये बताओ, यहाँ पर फ्रिक्शन तो है नहीं, ये स्मूथ भी है, तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, कोई भी नहीं ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, इनिशियली स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी थी और ये मास जब यहाँ आ गया तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, वो कहा जाएगी स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी, रिंग की काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग शुड बी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, बस इससे आंसर आ जाएगा। आया क्या समझ में, बहुत ही इजी था क्वेश्चन। इनिशियली ये जो स्प्रिंग है इलोंगेटेड स्टेट में है, यहाँ से रिंग को हम रिलीज करते हैं, तो रिंग स्प्रिंग का जो फोर्स है वो इसको इधर पुल करेगी, रिंग उधर पुल होगी धीरे धीरे, है ना, रिंग की स्पीड आ जाएगी कुछ यहाँ पर, स्पीड कितनी होगी, तो एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल दिया, जो भी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी खत्म हो रही है, जब स्प्रिंग वर्टिकल हो रही है कहाँ जाएगी वो, स्प्रिंग रिंग की काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन क्लियर। तो मेरे पास एक डाउट आया है, वत्सल का, रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 0.5 kg hinged at one end is initially hanging vertical, the other end is now raised slowly until it makes an angle of 60 degrees vertical, the required work is। ये रॉड का जो वर्क पूछा है ना आपने मुझे, चलो क्वेश्चन में सबको बता देता हूँ पहले क्या है। रॉड की लेंथ है 1 मीटर, उसका मास 0.5 kg है, वो हिंज करा है, इनिशियली हैंगिंग वर्टिकल। चलो, तो एक रॉड है जिसको ऐसा हैंग कर रखा है, फिर इसको घुमाकर हम 60 डिग्री एंगल पे लेके आ रहे हैं, ऐसा कर दिया किसी ने, 60 डिग्री एंगल पे ला रहा है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन है ना पूरी तरह से वर्क पावर एनर्जी का नहीं है, इसमें सेंटर मास का कॉन्सेप्ट लगेगा। सेंटर मास पहले यहाँ था, अब सेंटर मास यहाँ पहुंच गया, सेंटर मास की जो हाइट होगी वो लेंथ बाय 2 होगी, वो हाइट बढ़ गई, रॉड का सारा मास उसके सेंटर पे मान लो। अब ये बॉब वाला क्वेश्चन हो गया, इसकी तुमने कितनी हाइट बढ़ाई है, ये अगर एंगल 60 डिग्री है तो हाइट में इंक्रीमेंट हो जाएगा L/2 इंटू 1 माइनस cos 60, और वर्क डन हो जाएगा फिर mgh, जो पोटेंशियल एनर्जी आपने बढ़ाई वो वर्क डन करना पड़ेगा। सही बात समझ में, तो भी आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो, दैट मस्ट बी द वर्क डन। सर इसमें कॉम के बिना नहीं हो सकता क्या, कॉम के बिना मैं बता तो सकता हूँ बट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम का ही सबसे बढ़िया आइडिया है इसका, और हमने रॉड का कॉम तो पढ़ लिया है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। चलो हो गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, सभी बच्चे देख सकते हैं इसको, कॉम का एक एप्लीकेशन सीख गए हम इसमें। और बताओ एनी अदर डाउट, एक्सरसाइज 1 2 कंप्लीट। मॉड्यूल के किसी इलस्ट्रेशन में कोई डाउट, मॉड्यूल में कुछ भी डाउट, किसी वर्कड आउट इलस्ट्रेशन में कोई डाउट है क्या, सब करे आपने, वर्कड आउट इलस्ट्रेशन में कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट नहीं, अच्छा तो अब नेक्स्ट बार फिर एससीबी करें अपन, कब तक कंप्लीट हो जाएगी एससीबी, कंप्लीट तो हो ही गई होगी आपकी, मैंने बहुत दिन से दे दी थी, 2 दिन, अच्छा अभी 2 दिन लगेंगे, और तो एससीबी कंप्लीट करो और सैटरडे तक कंप्लीट करने की कोशिश करो,
सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे अपन, चलेगा? आज क्या है, वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन दे रहा हूँ मैं, सैटरडे को डिस्कस कर लेते हैं। अभी टेस्ट के बाद डिस्कस कर ले क्या? टेस्ट के बाद डिस्कस करें क्या? तो फिर WP टेस्ट में आ रहा है ना, मैं तो इसलिए सोच रहा था कि पहले कर ले डिस्कस। आप जैसा बोलो, अगर आप टेस्ट कंफर्टेबली दे दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि टेस्ट के पहले डिस्कस कर लेते, क्या पता ऐसी क्वेश्चन आ जाए, समझे? तो टेस्ट में थोड़ा अच्छा हो जाएगा फिर। हाँ वही रुद्र प्रताप, मैं भी ये सोच रहा था, है ना? फ्राइडे और सैटरडे, हाँ सैटरडे को कर लेते हैं, फ्राइडे को तो मेरी बहुत ज्यादा क्लासेस है, मैं बिजी हूँ बहुत, तो सैटरडे को कर सकते हैं अपन, ठीक है? चलो, तो अभी से मैंने आपको बता दिया है, बी प्रिपेयर्ड। सैटरडे को अपन मॉर्निंग में, क्योंकि इवनिंग में तो आपकी भी क्लास है, तो मॉर्निंग में अपन डिस्कस कर लेंगे। चलो, एक डाउट भेजा वत्सल ने एक और, अगर अपने जैसे ये क्वेश्चन जो वत्सल आपने बोला मुझे, ये तो आउट ऑफ सिलेबस टाइप का हो गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है वैसे तो, हमने पढ़ लिया इसका तो सेंट्रोमा, ठीक है? और कौन सा डाउट भेजा वत्सल? अभी मेरे पास कोई ऐसा डाउट तो दिख नहीं रहा वत्सल। हाँ, अभी कुछ भेजा नहीं यार वत्सल आपने तो अभी मुझको, अभी रिसेंट वापस भेज दो अगर नहीं भेजा है तो। चलो, अब डाउट आया है, if the blocks shown in the figure were released from rest, what is the power delivered by the tension in the spring to the 2 kg block in 2 seconds? तो 2 kg ब्लॉक ने 2 सेकंड में कितनी पावर दी? 2 सेकंड की पावर मतलब एवरेज पावर पूछ रहे वो लोग, एवरेज। तो एवरेज पावर हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम टेकन, वर्क डन बाय टाइम टेकन। 2 सेकंड में 2 kg की स्पीड कितनी आएगी वो निकाल लो। 2 kg का एक्सेलरेशन पता है आपको, दोनों का एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन पता है आपको, तो उससे स्पीड निकाल सकते हो, एम आई राइट? हाँ, है ना? और स्पीड निकालने के बाद काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, काइनेटिक एनर्जी इज द गेन ऑफ यही तो वर्क डन होगा टेंशन का, और कोई वर्क तो कर नहीं रहा है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर टाइम कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक? चलो, और किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ, मैं भेज देता हूँ आयुषी, यस। चलो, और कोई डाउट नहीं तो फिर अपन आज रुकते हैं यहीं पे, ठीक है? चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।